Hi everyone. Hi guys, I hope you all are doing well. In today's session, we will start our new series on class 6th history NCERT book. अब इस सीरीज में क्या अलग होने वाला है? ऐसे तो NCERTs की कई सारी वीडियोस हैं, कई सारी सीरीज हैं और बहुत से सेशंस आपने देखे होंगे, लेकिन खास क्या है? खास ये है कि हम एनसीईआरटी को इसको एनसीईआरटी की तरह नहीं बल्कि एक यूपीएससी लेवल पे से देखेंगे। इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें जो स्टडी है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे, लेकिन मेंस के लेवल तक उसे लेकर के जाएंगे जहां हम चीज़ों को इंटर रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जो एक बात होती है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो हम करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं खुद से एनसीईआरटी पढ़ते हैं पर उसे पढ़ना कैसे, उसे ग्रास्प कैसे करना है, ये नहीं समझ पाते। इसलिए वो जो एक कमी होती है, जो कि एक सेल्फ स्टडी होने के बाद भी रह जाती है, वो हम पूरी करेंगे। इसीलिए ये कोर्स काफ़ी अलग होगा। आप शुरू का एक दो चैप्टर पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कैसे एक अलग एक्सप्लेनेशन है, एक अलग तरीका है जिसके द्वारा हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल मेरी ये एक कोशिश रहेगी कि इसके द्वारा आप एंशियंट हिस्ट्री को बेटर कमांड कर सकें और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही ना हो बल्कि आपको एक टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ बन सके, एक अच्छी क्लैरिटी हो सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, सेटलमेंट्स कहाँ से शुरू हुए। इसको हम मैप्स के थ्रू भी कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो रिवर्स का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश का नाम कहाँ से आया और हमारे देश की जो इम्पोर्टेंस है उसमें किस तरीके से एक सीरीज़ चलती रही, ये सब बातें हम जानेंगे। इसके अलावा हम अपने पास्ट को जानने के लिए कौन से सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं और उन तरीक़ों से हमें किस प्रकार की हेल्प मिलती है। जो BC, AD, CE और BCE का कॉन्सेप्ट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपके साथ कवर करूँगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक बात भी नहीं मालूम होती है या इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि AD, BC, CE का क्या मतलब बनता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बार बार आपको ये डेट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही करके हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा चैप्टर है ये। सो ऑफ कोर्स इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे वी विल गो, और बहुत डिटेल में मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुक है उसका जो पहला ही चैप्टर है वो एक क्वेश्चन से अपनी शुरुआत कर रहा है। इसका मतलब क्या है और ये क्या जो है कॉन्सेप्ट है, क्या बताना चाह रहा है। तो मतलब ये बात हो रही है लोगों की, भारत के लोगों की। भारत के लोग जो हैं, भारत के सेटलमेंट्स जो हैं वो कहाँ से शुरू हुए, तो किस तरीके के सेटलमेंट थे, क्या वो लोग करते थे, कहाँ से उन्होंने जीवन की शुरुआत की और कैसा जीवन वो जी रहे थे और कब से उन्होंने कब तक वैसा जीवन जिया। यानी कि अगर वो लोग मान लीजिए कि स्टोन्स का यूज़ कर रहे थे तो कब से कब तक स्टोन का यूज़ कर रहे थे, फिर अगर वो मेटल का यूज़ कर रहे थे तो कब से कब तक वो मेटल का यूज़ कर रहे थे। तो बेसिकली हमारी शुरुआत होती है प्री हिस्ट्री से। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं बेसिकली मेजर। एक हमारा हो गया स्टोन एज और दूसरा हो गया हमारा मेटल एज। ठीक है, तो आपको पता है स्टोन एज का जो सबसे पहला पीरियड है उसे क्या कहते हैं। स्टोन एज के भी 3 पार्ट्स हैं एंड मेटल एज के भी 3 पार्ट्स हैं। स्टोन एज का जो सबसे पहला पीरियड है उसे क्या कहते हैं, डू यू नो? फर्स्ट स्टोन एज, द फर्स्ट फेज इज नोन एज पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, ठीक है। देन सेकेंड इज नोन एज मीजोलिथिक एज। देन थर्ड इज नोन एज नियोलिथिक एज। ठीक है, ये समझ रहे हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल। इसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि कोई लिखित हमारे पास इसका स्रोत नहीं है जिसके द्वारा हम पढ़ें और जाने कि ये लोग कैसे थे और इनका जीवन कैसा था। इसको जानने के लिए कोई लिखित हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं।
राइट। और स्टोन एज में पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इसको आप जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल भी कह सकते हैं। यहाँ पे जब भी एक वर्ड आए ना पेलियो, पेलियो का मतलब आपको क्या समझना है, पेलियो मीन्स ओल्ड, पुराना, और लिथिक मीन्स पत्थर, स्टोन, ठीक है। जहां पे भी ये वर्ड आ रहा है इसका यही मतलब है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक, ठीक है। ऐसे लिथिक करके बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। मेटल एज उसके बाद फिर आया, तो मेटल एज में द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज कॉपर, ठीक है। फर्स्ट वाज कॉपर, कॉपर के बाद फिर हमें मिला ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के बाद हमें मिला आयरन, ठीक है। तो इस तरीके से रहा। इस समय में क्या हुआ, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो आ गए लेकिन वो डेसिफर्ड नहीं है, मतलब हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और जब आर्यंस भी आए और जब ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई तो स्टार्टिंग में वो भी ओरल लिटरेचर था, मतलब वो बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था। तो इसीलिए मौखिक साहित्य के अंतर्गत होने की वजह से, या मौखिक एक टेक्स्ट की तरह वो था। वो जो टेक्स्ट जैसे लिखे हुए रहते हैं ना, वैसे वो हमारे पास उसके सोर्स अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम इसी चीज को समझते हुए यहाँ से शुरू कर रहे, स्टोन एज से। इसमें हम देखेंगे कि पेलियोलिथिक एज में लोगों की लाइफ बहुत बेसिक है, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। मीजोलिथिक में लोगों ने एक ट्रांजिशन शुरू किया, सेटलमेंट की तरफ जाना शुरू किया, ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, डोमेस्टिकेशन, फिशिंग, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, और उसमें सेटलमेंट हुआ, विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ न्यूलिथिक एज में जाकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं, हमारे पास क्या तरीका होता है। देखो सोर्सेज होते हैं, कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिसके द्वारा आप अपने पास्ट को जान सकते हो, डू यू नो? मैं देखती हूँ कौन राइट आंसर देता है। हाँ, मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ गाइस, साथ साथ आप इंटरेक्ट करते रहिए और मुझे बताते रहिए कोई भी आपके मन में सवाल होता है तो, ठीक है। सो यहाँ मैं एक क्वेश्चन देख सकती हूँ कि हाँ, यस, लिथिक इज द रूट वर्ड फॉर स्टोन, बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ, ग्रेट। सो प्री हिस्टोरिक एज से शुरू होता है, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच नवनीत वेद फॉर योर ब्यूटिफुल कमेंट, एंड थैंक यू सो मच प्रतीक ऑल्सो। सो गाइज हम ये देख रहे थे कि बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज ट्रुथ स्पीकर ने बताया है पेंटिंग्स, एंड फॉसिल्स है एक, नहीं एग्जैक्टली यू कांट कॉल इट फॉसिल्स, मतलब इसके लिए हम एक और बेटर वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। देर आर 3 थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी समय के इतिहास को जानने के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, 3 सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। देर आर 3 सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज मेनूस्क्रिप्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। मेनूस्क्रिप्ट्स, मेनूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, मेनूस्क्रिप्ट्स नाम से समझ में आ रहे, मेनू, मैनुअल, हाथ से लिखा गया, ठीक है। जो हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं मेनूस्क्रिप्ट्स। चलिए बताइए हाथ से कहाँ लिखेंगे, ठीक है, किन किन चीजों के ऊपर लिखा जाता था, राइट आंसर कौन देगा? यहाँ पिक्टोग्राफिक जो चीजें वगैरह आप बता रहे हो, दैट्स ओके, बट यू कैन कॉल इट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो पहला हुआ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा हुआ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, एंड तीसरे होंगे आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे जो साइट्स होती हैं वहाँ से जो जो हमें सामान मिलता है, ठीक है, उस सामान को, आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होती है ना, वो फाइंडिंग्स भी हमारे लिए एक तरीके का सोर्स होती हैं, ओके। हाँ, स्टोन्स और वॉल पे नहीं लिखी जाती है, रॉन्ग आंसर शिवांगी, रॉन्ग आंसर, स्टोन्स के ऊपर नहीं लिखी जाएगी। अगर स्टोन्स पे और वॉल्स पे लिखी जाएगी ना शिवांगी, तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं बोलेंगे, फिर तो हम उसको इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ये लिखी जाती थी पाम के पत्ते पर, ठीक है, या फिर एक पेड़ होता है बर्च ट्री जिसकी छाल पर लिखी जाती थी, ठीक है।
तो एक बर्च ट्री है जो कि हिमालयन इलाकों में मिलता है, हिमालयाज हैं जहाँ पे, उन हिमालयाज के इलाकों पे पाया जाता है। तो हिमालयन इलाकों में जो फुट हिल्स के आसपास आपको साइट्स मिली, वहाँ पे बर्च ट्री का जो छाल होती है, जो उसकी ब्रांचेस होती है, जो उसकी छाल होती है, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो पेड़ की छाल के ऊपर या पत्तों के ऊपर जब लिखा जाता है तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो आपने स्टोन बोला ना, स्टोन या मेटल पे अगर आप लिखोगे तो वो इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन भी रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन इंस्क्रिप्शन थोड़े हार्डर सरफेस पर लिखा जाता है जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे स्टोन के ऊपर आप लिख दोगे, अगर मेटल के ऊपर लिख दोगे। जैसे कि अब आप मुझे बताइए, चलिए एक सवाल है, अशोकन पिलर्स, ठीक है, अशोका के जो पिलर्स थे उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस? बताइए, हु कैन गिव मी द राइट आंसर? हु कैन गिव मी द राइट आंसर? हाँ, ये डेली क्लास होगी 10 to 12, 10 AM to 12 PM, ये क्लास डेली हुआ करेगी, चिंता ना करें, ठीक है। हाँ, स्टोन्स, लीव्स एंड वुड, वुड भी ठीक है रोशा, बिल्कुल सही रोशा, यू आर ऑल्सो राइट, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, इसको हम इंस्क्रिप्शंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, पिलर्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक हार्डर सरफेस पे लिखी गई है, क्योंकि जो पिलर्स थे वो स्टोन से बनाए जाते थे, ठीक है। स्पेशली सैंड स्टोन्स जो यूज़ होते थे उस समय के, ग्रे सैंड स्टोन का बहुत यूज़ होता था, तो वो सैंड स्टोन के ऊपर बनाई गई है, तो एक प्रकार का स्टोन है, तो इसीलिए उसको हम इंस्क्रिप्शन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो उसमें हम उसको एक तरह से इंस्क्रिप्शंस बोल रहे हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा, इसमें बाकी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपको मिली हैं, जैसे कि कोई टूल्स उन लोगों ने यूज़ किए, ठीक है, कोई बिल्डिंग्स उन लोगों ने यूज़ की, कोई पॉटरीज उन लोगों ने यूज़ की, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। योगेंद्र सिंह बता रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दिल्ली फॉरेस्ट एग्जाम में, मैन्युस्क्रिप्ट जिस पे लिखी जाती है। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो वही एक क्वेश्चन हमारा हो गया लगे हाथ, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है श्वेता ने कि जैसे व्हेन वी कार्व ऑन समथिंग दैट इज इंस्क्रिप्शन, नो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट श्वेता। कार्विंग का मतलब आप इंस्क्रिप्शन नहीं कह सकते हो, बिकॉज अगर मान लो कि आप कोई डिज़ाइनिंग के लिए कार्व करते हो, ठीक है, मान लो लेट्स से कि आपने कोई बिल्डिंग है और वहाँ पे जैसे जो कि आप देखेंगे मुगलों के समय में या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में कार्विंग करके बहुत कुछ जो है लिखा जाता था, ठीक है। और कई बार जो है कार्विंग करके, नक्काशी करके डिज़ाइंस बनाए जाते थे, तो वो क्या है, उसको कार्विंग को क्या बोलते थे, उसको हम डिज़ाइनिंग में काउंट करते थे। वो जो है उसके लिए अलग अलग तरह के टर्म्स होते थे, जैसे अगर आप कोई मतलब कुछ अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो तो उसके लिए टर्म होता था कैलीग्राफी, ठीक है। तो आपको कार्विंग का मतलब इंस्क्रिप्शन नहीं है, कार्विंग का मतलब होता है नक्काशी करना, खुदाई करना, ठीक है, कुरेद कुरेद करके जब आप किसी चीज़ को निकाल निकाल के बनाते हो, ठीक है, तो वो होती है कार्विंग। आप ये कह सकते हो कि इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए किसी हार्डर सरफेस पे हमें कार्विंग करनी पड़ती है, तो कार्विंग इज अ वे ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन इंस्क्रिप्शन, यू कैन से, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, देखिए दैट इज जस्ट अ वे, बट कार्विंग इज इक्वल टू इंस्क्रिप्शन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ओके, ये ध्यान रखना है। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट इज द कैसे हम जो है पास्ट के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में बताया गया था। तो हमने देखा कि 3 सोर्सेज हैं। अब क्या है कि कहीं कहीं पे आपके पास सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हुए हैं, कहीं कहीं पे आपके पास इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, और किसी किसी समय काल का हमारे पास ना ही कोई मैन्युस्क्रिप्ट है ना ही कोई इंस्क्रिप्शन है, केवल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है।
ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि प्री हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको ये बताया जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इनिशियली इसमें आप देखेंगे कि जो स्टोन एज है हमारे पास, उसका हमारे पास ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट है ना कोई इंस्क्रिप्शन। तो उस समय का हमारे पास क्या है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उनके घर हैं, उनके केव्स हैं, उनके टूल्स, बिल्डिंग्स और उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई अन्य वस्तुएं हैं। तो जब हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू असेसमेंट कि अच्छा ऐसा ऐसा रहा होगा, और जब हम उसकी डेटिंग निकालते हैं तो हमें उससे उनके पास्ट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मिली। ठीक है, कई सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि हमने देखा कि लोग किस तरीके की चीज़ों को गैदर करते थे। शुरुआत में तो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, क्योंकि ये जो हमारा सबसे पहला पीरियड है ना, पेलियोलिथिक एज, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ हंटिंग गैदरिंग ही की। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बताती जाऊंगी, सो आई विल यूज द स्क्रीन कलर नाउ। तो ये देखिए पेलियोलिथिक, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग। अच्छा, फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी या नहीं पेलियोलिथिक एज में? क्या हमें आग के बारे में पता था, क्या हमें फायर के बारे में पता था? बताइए, लेट मी सी हु इज हैविंग द फायर, हु कैन गिव मी द राइट आंसर। सो फायर की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो पेलियोलिथिक एज के समय में हमें फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी। यस, वी न्यू अबाउट इट, क्योंकि जो पेलियोलिथिक एज है दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। हमारा 99% टाइम उसी में निकल जाता है प्री हिस्ट्री का। तो लंबे समय तक हमने सिर्फ हंटिंग गैदरिंग ही की, और उस हंटिंग गैदरिंग के बीच में हमें आग का पता चल चुका था। ठीक है, तो लोगों को फायर के बारे में पता था, लोगों को हंटिंग गैदरिंग के बारे में पता था, तो लोग जानते थे कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे उनके कपड़े हैं, कैसे उनको पहनना है, और उनके जो घर हैं वो कैसे केव्स वगैरह में रहते थे। तो ये सब पता था। अब जैसे हमने देखा कि लोग जो हैं उनके जीवन में कैसे उनका जीवन काल था, तो हमें एक और तरीका है जिससे हमें पता चलता है। देखो, हमारे पास टूल्स है, बिल्डिंग स्पॉट्स वगैरह तो हैं, हमारे पास एक और चीज़ है केव पेंटिंग्स। लेकिन केव पेंटिंग्स को हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में काउंट करेंगे, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, जो केव्स हैं, तो केव्स को भी हम आर्कियोलॉजी में ही काउंट करते हैं। तो जो केव के अंदर बनाई गई पेंटिंग्स हैं उसमें बहुत सारे हंटिंग सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर जो सीन्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी और लोगों के इमोशंस कैसे थे। तो लोग जो है चरवाहे थे, हंटिंग करते थे, फिर हर्डर्स बन गए, फिर वो खेती करने लग गए, फिर वो रूलर्स बन गए, कई लोग जो है व्यापारी बन गए, कई पंडित बन गए, कई लोग जो है क्राफ्ट पर्सन्स बन गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की कला को फॉलो करने लग गए, म्यूजिशियन हो गए, कोई साइंटिस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे डेवलप हुई। पहले प्री हिस्टोरिक समय में जब पेलियोलिथिक एज था, यानी कि जब पूर्व पाषाण काल था, तो यहाँ इसमें तो हमने सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग की और कुछ भी नहीं। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग यही दो चीज़ें थी जो मेजरली हम करते थे। पर बाकी चीज़ें जो है ना वो मीजोलिथिक एज में हुई, जैसे कि पशुपालन करना, मछली पालन करना, ये सब मेसोलिथिक एज में हुआ था। क्योंकि मेसोलिथिक एज में ना क्लाइमेट हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए थे, और क्लाइमेटिक कंडीशंस की बदलने की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ग्रासलैंड्स का विकास हुआ, और घास खाने वाले जो जानवर होते थे वो आए। तो जब उनका पनपना शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि जो ये घास खाने वाले जानवर है वो बहुत काइंड है, तो हमने उनको पालना शुरू किया, और इस तरीके से एक पेस्टोरल लाइफ की शुरुआत हुई, यानी कि एनिमल बेस्ड लाइफ, जहाँ पे आप जानवरों को पालते हैं और जानवरों के साथ यहाँ से वहाँ घूमते हैं। तो ये पेस्टोरल लाइफ थी जिसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है इन द मेसोलिथिक एज, इन द मिडल स्टोन एज। ठीक है, इसके बाद जो न्यूलिथिक एज है इसमें विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। न्यूलिथिक एज में लोगों ने ग्रेनरीज और पॉटरीज बनाना शुरू किया। ग्रेनरीज और पॉटरीज क्या दर्शाते हैं कि लोग कैसे एक डेवलप्ड लाइफ, एक सरप्लस एग्रीकल्चर कर रहे थे, क्योंकि जब आप सरप्लस एग्रीकल्चर करते हो ना तो आपको ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा आप उगा पा रहे हो, एक्स्ट्रा आपके पास बच जाता है, उसको जमा करने के लिए ग्रेनरीज और पॉटरीज की ज़रूरत थी। वीविंग यानी कि बुनाई का काम भी लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स लोगों ने यहाँ पे शुरू किए थे।
ठीक है, तो ये एक खास बात थी जो कि हमें देखने को मिलती है न्यूलिथिक एज में। एग्रीकल्चर की शुरुआत को लेके बहुत लोग डाउटफुल रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर की शुरुआत मेसोलिथिक एज में हो चुकी थी, और माइक्रोलिथिक जो टूल्स होते हैं ना, बहुत छोटे वाले माइक्रोलिथिक टूल्स, एकदम छोटे छोटे, वो भी मेसोलिथिक एज में शुरू हुए थे। तो अब हम देखते हैं कि बच्चे जैसे कि खेलते हैं तो क्या क्या गेम खेलते हैं, उनकी पेंटिंग्स वगैरह देखोगे, उनके टॉयज वगैरह हमें जो मिले उससे भी पता चलता है क्या वो कहानियां सुनते थे, कैसे कैसे वो चीज़ें देखते थे, क्या वो गाना गाते थे, तो उनकी लाइफ में क्या क्या था। तो ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने सबसे पहले नदियों के किनारे बसना शुरू किया, नदियों को ज़्यादा प्रेफर करते थे शुरुआत में। जो भी हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, आप देखेंगे ये सभी सिविलाइजेशन नदी के आसपास ग्रो हुई है। चाइनीज़ वाली जैसे येलो रिवर के आसपास ग्रो हुई है, इजिप्ट वाली जो है वो नील नदी के आसपास ग्रो हुई है। तो आप देख रहे हैं कि सारी जो ये सिविलाइजेशंस होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के आसपास ग्रो होती है। नदियों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो नदियों का क्या प्रयोग है, क्योंकि नदियों से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साधन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो जो डेली यूज़ में आपको चाहिए ड्रिंकिंग पर्पज से, आपको देखो, आप क्या होता है, आदमी ना भूखा जो है वो एक बार को कुछ थोड़ा बहुत करके जैसे तैसे कम ज़्यादा खा के भी चल लेगा, पर प्यास जो है बहुत ज़रूरी है, पानी पीना उसको चाहिए ही चाहिए। तो डेली बेसिस पे जो इंसान होते हैं वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, उनको चाहिए पानी, और ड्रिंकिंग के लिए भी पानी चाहिए, फिर उनकी जो भी डेली जो है यूज़ होते हैं उसके लिए चाहिए, प्लस आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो भी आपको पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पानी चाहिए। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो नदियों को यूज़ किया जाता था, नाव से लोग यहाँ से वहाँ चले जाते थे। तो नदियाँ बहुत ज़रूरी है। तो लोग जो है वो नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे, और इन्होंने पहले शुरू किया सेवरल 100,000 ईयर्स अगो रहना। तो जब शुरुआत में लोग रहते थे तो सिर्फ ये गैदरिंग करते थे, ये बहुत स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब क्या है, निपुण होना, इस चीज़ में निपुण होना, ये जानना कि भाई उन्हें फूड कैसे गैदर करना है। और इन्हें ये पता था कि उनके आसपास के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है वो कैसा है। यानी कि लोगों को अपने इकोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, जो इकोलॉजी की नॉलेज होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने पर्यावरण के साथ और पर्यावरण में होने वाली जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उनको समझ सकते हो, उसके साथ आपका एक रिलेशन है। तो आप देख रहे हो कि पर्यावरण में हर एक चीज़ एक दूसरे पर प्रभाव डालती है और एक दूसरे से प्रभावित होती है। तो वो जो प्रभाव है, वो जो रिलेशन है, उस रिलेशन की जो स्टडी होती है ना, उस रिलेशन की स्टडी करना, उस रिलेशन को समझना ही इकोलॉजी है। ठीक है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। तो इनको जो है बहुत सारा जो वास्ट वेल्थ है उसके बारे में पता था, प्लांट्स के बारे में, सराउंडिंग फॉरेस्ट एरियाज के बारे में। और ये लोग जो है कलेक्शन करते थे, रूट्स का कलेक्शन करते थे, फ्रूट्स का कलेक्शन करते थे, और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका भी ये कलेक्शन करते थे। ये एनिमल्स की भी हंटिंग करते थे। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं, उनको भी ये लोग हंट करते थे। तो इन्हें पता था कि भाई कौन सी चीज़ खाने की लायक है, कौन सी नहीं, क्या चीज़ एडिबल है, क्या चीज़ जहरीली है। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पे महिलाओं और पुरुष ने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, कौन से क्रॉप्स ग्रो करने शुरू किए, वीट एंड बार्ले। पहले तो ये नेचुरली ग्रो हुए मतलब ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही पनपने लग गए, तो नेचुरली ये हमारे यहाँ पे ग्रो होने लगे। और फिर लोगों ने देखा कि अरे ये कैसे ग्रो हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये अनाज क्या है, चलो मैं भी इसे जो है ट्राई करता हूँ, उगाता हूँ, देखता हूँ। तो लोगों ने वो चीज़ शुरू की। तो आप देख रहे हो पहले हमारा जो खाना होता था वो होता था रॉ फूड। ठीक है, हम लोग रॉ फूड के ऊपर बेस्ड थे, जैसे कि हमें जो मिला हमने खा लिया। अब लेकिन हम लोग खाएंगे कुक्ड फूड ज़्यादा, जिसमें हम लोग जो है कुक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। और कुक्ड फूड जो होता है वो गैस बनाता है। कुक्ड फूड जो होता है वो आपको एक तरीके से वो फ्रेशनेस नहीं देता है जितनी फ्रेशनेस एक रॉ फूड में होती है। तो रॉ फूड खाने वाले लोगों की फिजिक बहुत अच्छी होती है, कुक्ड फूड खाने वालों की इतनी ज़्यादा नहीं होती। जितना ज़्यादा आप तला हुआ खाओगे, जितना ज़्यादा आप कुक्ड खाओगे, बेक्ड खाओगे, जितनी ज़्यादा कुकिंग हो जाती है ना इन्वॉल्व, उतने ही न्यूट्रिशन जो है उसके ख़त्म होने लग जाते हैं चीज़ों के।
तो ऐसा नहीं है कि 100% रॉ फूड था, क्योंकि लोग जो भी है मांस वगैरह उसको भी पका के खाते थे। तो रॉ फूड जो होता था वो हमारा मैक्सिमम होता था, मतलब 80% हमारा रॉ फूड होता था, 20% हम कुक खा पाते थे। बट अब उल्टा हो जाएगा, अब हम लोग 80% जो है कुक खाएंगे, 20% हम रॉ खाएंगे। आजकल लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं लोगों को, तो लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने रॉ फूड का इंटेक्ट को बढ़ाएं, आप सैलेड खाओ, आप रॉ फूड ज़्यादा खाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रॉ फूड खाओगे, जितना ज़्यादा आप रॉ मटेरियल लेते हो, जैसे कि आप फ्रूट्स खा रहे हो, फॉडर्स कलेक्ट कर रहे हो, वो सब, तो वो आपकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करती है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग अपने इस तरीके से हमारी रेस, इस तरीके से हम इवॉल्व हो चुके हैं कि अभी हम लोगों को कुक्ड फूड खाने की आदत हो चुकी है, और हमें लगता है उसके बिना हमारा पेट नहीं भर सकता। राइट, तो पहले ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे हमें क्रॉप्स मिलने लगे, अनाज मिलने लगे, तो कुक्ड फूड का चलन शुरू हो गया। तो लगभग 8,000 साल पहले जो है सुलेमान और किरथार हिल्स जो थे नॉर्थ वेस्ट इलाके में, यहाँ से शुरू हुआ। अभी ये जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स है, ये अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मैप में मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ग्रीन कलर से, ध्यान दीजिए। ये अभी प्रेजेंट पाकिस्तान के इलाके में चला गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। फिर ये जो आप देख रहे हो ना गारो हिल्स, यहाँ पे इसी के आसपास जो है लोगों ने राइस उगाना, ठीक है, चावल उगाना सबसे पहले शुरू किया। ये विंध्यास के नॉर्थ में भी, यहाँ पे भी राइस उगाना, चावल उगाना लोगों ने पहले पहले में शुरू किया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहा। तो अब मुझे ये बताइएगा इसकी क्या कारण है कि इन्हीं जगहों पर सबसे पहले क्रॉप्स उगाने शुरू किए गए होंगे, किरथार और सुलेमान रेंजेस पर। क्या कारण हो सकता है कि किरथार एंड सुलेमान रेंजेस पे ही ये चीज़ स्टार्ट हुई, कहीं और भी तो हो सकती थी। क्या कारण हो सकते हैं कि इसी इलाकों में सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग मिली। इवन आप देखोगे कि जब आप देखोगे ना अर्लियर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, या मेहरगढ़ की साइट्स अगर आप देखोगे, अर्लीस्ट विलेजेस आप देखोगे, तो वो इन्हीं इलाकों के आसपास ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है, क्या खास है इस जगह पर, क्या खास है? इंडस रिवर, फर्टाइल लैंड है, बिल्कुल। सॉइल फर्टिलिटी, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना गाइज, एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी। यहाँ के अंदर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे देखने को हमें मिली। देखिए, हमेशा याद रखिए, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से सोशल स्टेबिलिटी आती है, और सोशल स्टेबिलिटी से कल्चरल जो स्टेबिलिटी आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। होता क्या था, इन इलाकों पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत रहती थी, इसीलिए ये इलाके सबसे पहले डेवलप हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ट्रेड, एग्रीकल्चर, हर चीज़ में ये विकास को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा देखने को मिलती थी। तो पहले कैसी पॉलिटी होती थी, जैसे कबीले होते थे, लोगों के ट्राइबल लोग होते थे, उनका कोई सरदार होता था, और वो लोग सब साथ में रहते थे, और उसमें ये लोग अच्छा मैनेजमेंट करते थे। इन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा था, हर चीज़ में ये लोग बहुत आगे थे, डेवलप थे। नदियों की व्यवस्था तो थी ही, साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ की वो बहुत अच्छी थी, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का अच्छा होना भी जो है खेतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बारिश, रेनफॉल, अच्छी रेनफॉल की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे थी। तो रेनफॉल की अच्छी व्यवस्था के कारण यहाँ पर जो है चीज़ें हुई, ठीक है, ये कारण थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिलती हैं, ये सारे जो है बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे नदियाँ देख लीजिए कौन कौन सी, आप देख सकते हैं ये काबुल रिवर थी यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर ये पूरी आ गई, फिर झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज, ये सब आ गई। फिर यहाँ पे ये सारी नदियों के अलावा फिर आप यहाँ देख रहे हैं आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, चंबल, सोन, ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, साउथ में भी इस समय में बहुत डेवलपमेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि साउथ इंडिया कोई पीछे चल रहा है, साउथ इंडिया में भी ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली विकास हो रहा था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ये सब नदियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द माउथ ऑफ द गंगा, जहाँ पे गंगा नदी जो है ये समुद्र से मिलती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। देखिए, हमारी जो इंडिया की 70% रिवर्स हैं, लगभग मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। थोड़ी बहुत रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में भी ड्रेन होती है, ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, जैसे कि आपका जो है
तापी नदी है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी हो गई, तापी नदी हो गई, वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है। इसका रीज़न क्या है ना, कि हमारा जो इंडिया का सरफेस है, ओवरऑल जो हमारा देश है, उसकी जो ढलान है ना, वो थोड़ी सी ईस्टर्न साइड में जाती है, ठीक है। और हमारी जो नदियां हैं, नदियों को ना ग्रेडियंट नदियां फॉलो करती है, जो स्लोप्स होते हैं। तो जो हमारे स्लोप्स भी जा रहे हैं वो भी ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपका स्लोप जाता है और जिस तरीके से नदियों को ग्रेडियंट मिलता है, और जिस तरीके से लैंडफॉर्म है इंडिया का जो कि थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में झुका हुआ है, तो इसीलिए ज़्यादातर नदियाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, ये कारण है, ठीक है। अब वापस आते हैं, हम बात क्या कर रहे थे कि लोगों ने कैसे कुक्ड फूड को खाना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि अब लोगों ने जैसे कि देखा कि अच्छा उनको फूड चाहिए, उनको स्टेबिलिटी है, उनको रोज रोज भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्रॉप्स उगाया, आप एक जगह पे रह सकते हो। इसके अलावा जानवर, पशु, ऐसे पशु आ गए मीजोलिथिक एज में ग्रासलैंड्स की वजह से, जो बहुत जेंटल थे। तो हम ऐसे एनिमल्स को पालेंगे जो बहुत जेंटल है। तो डू यू नो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? कौन सा पहला पशु था जिसको हमने पालना शुरू किया? तो लोगों ने जब पशुपालन शुरू किया तो कई सारे पशुओं को पाला, जैसे शीप, भेड़, बकरियां, ठीक है, मवेशी। तो ऐसे कई सारे कैटल्स वगैरह लोगों ने पाले, ठीक है। और गांव में वो लोग रहने लग गए, विलेज कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप होने लग गई। लेकिन पहला एनिमल जिसको कि लोगों ने टेम किया वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। इफ यू नो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब क्या है कि लोगों ने, जैसे चावल की बात मैंने बताई थी, तो चावल जो है ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ग्रो हुआ था, और गारो हिल्स के आसपास भी ग्रो हुआ था, ठीक है। चावल की खेती यहाँ पे शुरू हुई थी, तो इन जगहों पे चावल खाने लगे लोग। फिर 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ, कुछ हमारी सिटीज फ्लरिश होने लग गई थी रिवर इंडस के किनारे, यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सब जो और भी बहुत सारे शहर थे, ये सब डेवलप हो जाएंगे। और फिर 2500 ईयर्स अगो जो सिटीज़ हैं वो गंगा नदी के आसपास भी डेवलप हुई, और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी डेवलप हुई। और सी कोस्ट जो है वहाँ पे भी, सी कोस्ट पे सिटी क्यों डेवलप होती है? कोई भी सिटी अगर सी कोस्ट पे डेवलप हो रही है तो इसका मेन कारण होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि कोस्ट से आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उस समय में जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत कम था, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा था, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड काफ़ी पॉजिटिव था, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है ना, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, एंड दैट वाज वेरी वेरी नाइस, दैट वाज वेरी वेरी गुड, ठीक है। इट वाज सिंपली अमेजिंग ड्यूरिंग द एंशियंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में भी इट वाज फाइन, बट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इट डिक्लाइन, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव हो गया, एंड आज भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, बिकॉज हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास सामान नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी वीक। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक हो गया है, इसीलिए ऐसा है। हालांकि अब हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि कब तक वो इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। तो अभी हम लोग एंशियंट टाइम में देख रहे थे कि लोगों ने गंगा नदी और इसके आसपास जो है रहना शुरू किया। अच्छा, फिर क्या हुआ ना, आप देखेंगे कि जो साउथ ऑफ गंगा है वहाँ पर एक महाजनपद का डेवलपमेंट शुरू होगा। महाजनपद मतलब बहुत बड़ा इलाका जहाँ पे कई सारे जनपदों को मिला के बनता है। तो इसकी भी एक स्टोरी है, कैसे ये सब महाजनपद का विकास हुआ, दैट आई टेल यू। बट अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन समझो। तो गंगा के यहाँ पे साउथ में मगध, मगध एक बहुत बड़ा किंगडम था जो कि रहता था। ये जो है पूरा आपका बिहार का जो स्टेट है वहाँ पे आ जाता था। इसके जो रूलर्स थे बहुत पावरफुल और बहुत एम्बिशियस थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी जगह की पॉलिटी बहुत ज़्यादा रोल निभाती है उसके डेवलपमेंट में। अगर रूलर्स एम्बिशियस नहीं होंगे, अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपके पास चाहे कितने भी रिसोर्सेज हो, आपके पास चाहे कितनी भी वेल्थ हो, वो खराब हो जाएगी। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये हुआ, और ये काफ़ी पावरफुल थे। तो इन लोगों ने काफ़ी सारे बड़े बड़े किंगडम्स को डेवलप करना शुरू किया। तो अब क्या है, लोग जब एक साथ जब जमा हुए तो लोगों ने फिर ट्रैवल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह। सब लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो हम जब ट्रैवल करते हैं तो लोग अकेले ट्रैवल नहीं करते, लोगों के साथ उनके आइडियाज़, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ स्किल्स, वो सब ट्रैवल करती हैं। तो अब जो है लोग कहाँ से कहाँ जाने लग गए। हिल्स का जो एरिया है, माउंटेन एरिया है, हिमालयाज हैं, डिजर्ट है, रिवर्स हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों को देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो कई बार बहुत सारी डेंजरस जर्नी भी लोग कर लेते थे, लेकिन हाँ करते थे।
लेकिन आप देखिए कि जो ये सब चीज़ें होती थी, इससे नेटवर्क का डेवलपमेंट शुरू हुआ। लोग यहाँ से वहाँ घूमने लग गए, चीज़ों को सीखने लग गए। और आपको फिर देखने को मिलेगा कि इसमें जो ट्रैवल कर रहे हैं ना लोग, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था मेटल। क्योंकि मेटल हर जगह नहीं मिलता है, मेटल तो लिमिटेड होता है, कहीं कहीं पे मिलता है। तो मेटल को तलाशने के लिए ये लोग ट्रैवल करने लग गए। तो बहुत ज़्यादा ये लोग जर्नी करते थे हाई माउंटेनस एरियाज में। ठीक है, तो ये मुश्किल तो होता था बट लोग कर लेते थे। और फिर लोगों ने जो है कमाने खाने की शुरुआत की, लाइवलीहुड की शुरुआत की। और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अरे हमें बसना चाहिए, कमाना चाहिए, एक स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। फिर धीरे धीरे कई लोगों को ऐसा लगा कि स्टेबल तो है, पर कुछ लोग स्टेबल होना, सेटल होना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को क्या पसंद है कि वो जो है यहाँ से वहाँ जाएं, नई नई जगहों को तलाश करें, नेचुरल डिजास्टर्स को अवॉइड कर सके। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो आपका कभी खेत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे लोग ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो पैस्टोरल लाइफ पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि सेटल होने में बहुत लॉस है, इससे अच्छा अपने एनिमल्स को लो और यहाँ से वहाँ चलो और एनिमल प्रोडक्शन बेच करके पैस्टोरल ज़िंदगी को जियो। ठीक है, तो कई बार जो है वो आर्मीज में, ग्रुप्स में चलते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मर्चेंट्स जो है वो कई बार जो है एक पूरा ग्रुप बना करके जहाज से यात्रा करके दूर दूर जाते थे और समुद्री व्यापार करके आते थे। खूब सारा सामान जो है यहाँ से वहाँ बेच करके आते थे। कई सारे रिलीजियस टीचर्स भी होते थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धार्मिक आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी यहाँ से वहाँ जाते थे और लोगों को बताते थे उस चीज़ के बारे में। शहर शहर, गांव गांव चल चल के वो अपने इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो इस तरीके से हुआ क्या कि जब लोग ट्रैवल होने लग गए, तो वो चीज़ें जो है ना हमारे सामने एक सिविलाइजेशन का, एक सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, जो मेच्योरिटी होती है वो आई। तो मेच्योर होने लग गए हम। आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी आएगी, आप उतनी चीज़ों को लेकर के सेंसिबल हो जाते हो, आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे क्या है कि एक एडवेंचर की पहले स्पिरिट थी जिसकी वजह से लोगों ने शुरू किया। फिर उनको नीड हुई कि अच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो और भी अलग अलग एग्जिस्टिंग और नए नए प्लेसेस को ढूंढने लग गए। ठीक है, तो ये सारे जो है इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है आइडियाज़ का शेयर शुरू हुआ बिटवीन द पीपल। ठीक है, लोग अलग अलग प्रकार के जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करने लग गए। ठीक है, अब ये सारी बातें थी कि कैसे स्टार्टिंग हुई। ठीक है, कैसे हम लोगों ने इनिशिएट किया। अब हम जानेंगे हमारा जो देश है इंडिया, इसका नाम कहाँ से आ रहा है, इसके नेम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक के कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, कोई सवाल है तो। और जो राइट आंसर है दैट इज द ओल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ठीक है, सबसे पहले हमने डॉग को पालना शुरू किया। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ राइट आंसर सबसे पहले किसने दिया था। एंड आई कैन सी डोंकी इज अ रॉन्ग आंसर। सबसे पहले राइट आंसर दिया है डॉग। पहले तो प्रतीक ने काओ बोला था, विच इज रॉन्ग प्रतीक। ठीक है, ओके, सो द राइट आंसर द फर्स्ट टाइम जिसने दिया है श्वेता भारती ने डॉग, राइट। डॉग इज द राइट आंसर, यस। ठीक है, द ओल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। तो ये डॉग हम पालते हैं, तो ये क्या रीजन हो सकता है कि हम डॉग, गोट, शेप यही सब पाल रहे थे, हम लायन क्यों नहीं पाल रहे थे, या कुछ और क्यों नहीं? रीजन इज, रीजन क्या था? क्योंकि हम ऐसे एनिमल्स को पालेंगे जो हमारे साथ, हमारे हिसाब से चल सकें। ऐसे जानवर जो आप कह सकते हैं कि हमारा बचा खुचा खाकर पे ही रह सके, जिनको पालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, जो ज़्यादा बीमार ना पड़े, जो ज़्यादा हिंसक ना हो। अच्छा एक बात बताइए गाइस, आज जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की, क्या आप चाहते हैं कि हम इसको 12th तक ऐसे ही लेके जाएं, मतलब एक एक लाइन टू लाइन में जैसे आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे ही, और अगर ऐसे ही एनसीईआरटी और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स भी अगर हम पढ़ें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, तो क्या कहना है आपका? हाँ, इट वुड बी टाइम टेकिंग, जैसे कि अब आप देख रहे हो कि हम लगभग
आधा घंटे से पढ़ रहे हैं और आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म हुआ है, पर इतने अच्छे से कवर हुआ है कि अब आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। तो क्या आप इस तरीके के कोर्सेज प्रेफर करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू हो जिसमें हम एनसीईआरटी से लेकर के सारी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब वर्ड टू वर्ड कवर करें? या आप क्रैश कोर्सेज ज़्यादा प्रेफर करोगे? जैसे पहले, मतलब अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो आप देखते होंगे कि मैं पहले क्रैश कोर्सेज पढ़ाती थी। तो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि आज तो सिक्स्थ करेंगे, अगर सिक्स्थ अच्छा रहेगा तो सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और बाकी बुक्स भी कवर करते जाएंगे। और टाइमिंग मैं मॉर्निंग में ही लूँगी अभी, और इन केस कुछ टाइमिंग वगैरह चेंज होता भी है तो चिंता ना करें, आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पर तो आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, आप बस मुझे फॉलो कर लेना तो आपको मेरी स्पेशल क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं डेली जो है स्पेशल क्लासेस सीरीज लॉन्च कर रही हूँ, उसमें भी हम लोग ऐसी ही एक बुक है कवर करेंगे जिसका नाम है सतीश चंद्रा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो ये क्लास होगी डेली 1 to 2 PM। ठीक है, डेली दिन में होगी ये क्लास। तो अगर आप चाहो तो इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में ये आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ तो मैं आपके कमेंट्स में देख सकती हूँ गाइस कि आ, ठीक है। So okay guys, I can see it's a good thing, most of you would be like to do that. ठीक है, so we'll do it and we'll continue the series for the other subjects also and for the other books also. सो नेम्स ऑफ द लैंड को अगर हम देखें तो इंडिया, इंडिया, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। सो इंडिया, इंडस, इंडस मतलब कि सिंधु घाटी। ठीक है, तो सिंधु क्या है? सिंधु संस्कृत में उसी को बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है इंडस, ये कैसे आया देखिए। ये जो नदी है सिंधु, सिंधु ये घाटी परंपरा भी हम कहते हैं। तो सिंधु नदी संस्कृत शब्द था, और सबसे पहले इंडिया जिन फॉरेनर्स के साथ कांटेक्ट में आए, जिनका हमारे साथ ट्रेड रिलेशन हुआ, वो सबसे पहले थे ईरानियंस और ग्रीक्स। ठीक है, ये सबसे पहले आए। तो ये कहाँ से आए? ये आए नॉर्थ वेस्ट से। जैसे कि हमारे इंडिया में आप ये देखोगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, तो आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी अटैक्स या इन्वेशंस या फॉरेन रिलेशंस हुए हैं, वो हमेशा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हुए हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कई सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, तो पहाड़ों के बीच में जो पासेस हैं वहाँ से होकर के लोग आ जाते थे। तो 2500 ईयर्स अगो जब ईरानियंस और जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स यानी कि ये जो सदर्न यूरोप के एरिया था, वहाँ पे ग्रीक किंगडम हुआ करता था, वहाँ से बहुत सारे लोग आए। तो ईरानियंस तो हमारे बगल में थे, चलो ईरान तो यहाँ पे था इसीलिए ये लोग आ गए, लेकिन ग्रीक जो है वो लोग यहाँ पे क्यों आए? ग्रीस तो बहुत दूर था, तो वो लोग वहां से उतनी दूर से इंडिया क्यों आए? वो कहीं और भी तो जा सकते थे। चलो ईरान तो यहाँ पे बगल में था तो यहाँ पे इनका कांटेक्ट हो गया, चलो समझ में आता है, बट ग्रीक्स क्यों? वाई, क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं। हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है आज का, सो वी नीड टू अचीव इट। इफ़ आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, रीज़न इज़ कि जो ग्रीस का इलाका था ना, ठीक है, वो एक ऐसा इलाका था जहाँ के राजा बहुत एम्बिशियस होते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को, और वो यहाँ से वहाँ जाना बहुत पसंद करते थे। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता था।
तो ये जो है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में कंट्री थी ग्रीस। और यहाँ पे होता क्या था कि ये जो यहाँ के रूलर्स होते थे एंशियंट टाइम में, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे और इनको कई बार क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता था, यानी कि एक वो झूला जहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन निकल के आया है। तो जो है इसके अंदर एक आप देखें तो जो एथेंस, इसकी जो कैपिटल है एथेंस, वो एक लैंडमार्क रहा है 5th सेंचुरी बीसी से। और यहाँ के जो टाउन प्लानिंग होती थी, यहाँ के जो आर्किटेक्चर्स होते थे वो इतने बढ़िया होते थे, उनकी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी होती थी कि लोग उसको बहुत पसंद करते थे। इसीलिए देखिए गाइस, आपको ना हर एक वर्ड को उसके रीज़न को समझना है। अब ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, ये चीज़ें स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं लिखी हैं, तो ये चीज़ें क्या होती है, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। क्योंकि अब आप देखो, ईरान तो चलो बगल में है, आप अगर किसी के पड़ोस में रहते हो, आस पड़ोस में, तो आपको पता चल जाता है, आप वहाँ जा सकते हो। पर ग्रीस तो बहुत दूर था, वो तो वो तो यूरोप से आ रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है कि वो इतना समुद्र पार करके इंडिया आए। तो रीज़न था एक्सप्लोर करना, उनके एम्बिशियस रूलर्स जो कि यहाँ से वहाँ जाना चाहते थे। और उनके जो रूलर्स होते थे ना, वो एक बात बोलते थे हमेशा, वो ये कहते थे कि हम दुनिया पर जो है राज करेंगे। ऐसी ऐसी बातें ये लोग करते थे, ये पूरे दुनिया को, ये जो है विश्व को जीतना चाहते थे, ये विश्व विजय करना चाहते थे। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे जो हिस्टीरियोग्राफी है, ठीक है, हिस्टीरियोग्राफी जो है यानी कि हिस्ट्री लिखने का जो चलन है वो भी यहीं से शुरू होता है। साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी, इसका भी चलन जो है वो भी यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या था, देखिए ये लोग ना चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत करते थे और इनके रूलर्स पैट्रोनेज बहुत देते थे नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को। तो क्या हुआ कि हिस्ट्री में आप देखेंगे कि हिस्ट्री लिखने का जो चलन है इतिहास को, तो हिस्टीरियोग्राफी इनके यहाँ से शुरू हुई। और जो फादर हैं इनके हिस्ट्री के, हेरोडोटस उनको कहते हैं, ठीक है। डू यू नो द नेम हेरोडोटस? इन्होंने सबसे पहले मतलब हिस्ट्री को, हिस्टीरियोग्राफी लिखने को शुरू किया था, ठीक है। इसका मैं आपको, ये भी एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको जानना चाहिए, हेरोडोटस। ये वो इंसान थे जो कि एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे। इन्होंने भारत के बारे में भी लिखा था, ये खुद कभी भारत आए नहीं थे, पर इन्होंने भारत के बारे में इतना कुछ लिखा, इन्होंने कुछ बहुत कुछ सुना था। तो जो बातें इन्होंने लिखी ना, उन बातों से लालच में आ गए थे ग्रीस के रूलर्स। उनको लगा कि अरे इतनी अच्छी कंट्री है, इतना वेल्थ है, इतनी प्रोस्पैरिटी है, तो चलो हम वहाँ चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ के लोग हमारे इंडिया में आकर के इन्वेशंस करते थे, अटैक्स करते थे। क्योंकि इंडिया के बारे में ना उनका एक माइंडसेट बना हुआ था, उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि भारत में बहुत पैसा है, वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, अगर तुमने भारत को जीत लिया तो तुमने दुनिया को जीत लिया। ऐसी ऐसी बातें ना इतिहासकार लिख देते थे। हेरोडोटस ने अपनी किताबों में ये चीज़ें लिखी हैं। और हेरोडोटस जो लिखते थे ना, वो बिल्कुल कहानी की तरह लिखते थे, मतलब चीज़ों को खूब बना बना करके, मसाला लगा के, बहुत ज़्यादा, तो खूब एक्स्ट्रा जो है बना चना के लिख देते थे। खुद ये कभी भारत नहीं आए, बहुत अजीब बात है, जब बस इन्होंने सुनी सुनाई बातों से जो जो इनको पता चला वो लिख दिया उसका इतिहास। तो आप खुद सोचो, इंडिया की हिस्टीरियोग्राफी इंडियंस ने बहुत बाद में लिखी है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखी है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो ये ग्रीक्स को इस तरीके से पता चला और ये इसीलिए भारत में आने लगे, ठीक है। तो इनको बहुत हेरोडोटस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ये पर्शियन जो उस समय का एम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि ग्रीस तक फैला हुआ था, वहाँ पे वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने कई सारी हिस्ट्री की बुक लिखी हुई है, बहुत डिटेल में, बहुत इंक्वायरी करके चीज़ों को लिखा है। और जो ग्रेशो पर्शियन वॉर्स हुई थी ना ग्रीस और पर्शिया के बीच में, पर्शिया का मतलब है ईरान, ठीक है, ईरान को ही पर्शिया कहते हैं। तो उसके बीच में जो वॉर हुई है उसकी पूरी डिटेल इन्होंने लिखी थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं इन लोगों को भारत का पता चला और ये लोग आए। तो जब ये आए तो इनको इंडस नदी सबसे पहले मिली, क्योंकि देखो जब अगर आप भारत आ रहे हो तो आपको पहली नदी जो मेन नदी मिलती है वो कौन सी है? इंडस। यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इंडस नदी से आपका पहले जो है सामना हो रहा है। तो ये नदी आई तो इंडस आई, तो इन्होंने कहा, देखा अरे ये तो नदी है, ये अब जो नदी है इसको इनको देखा, तो अब इनको इंडस का पता चल गया। लेकिन ये लोग ना, इनके बोलने की जो भाषा है, जिस तरीके से बोलते हैं, तो ये इसको बोलने लगे हिंदौस या इंदौस, ठीक है। देखिए जैसे समझ, जो एक्सेंट होता है ना जैसे हमारा बोलने का, तो इंडस हम बोल रहे हैं, इंडिया में इंडस बोल रहे हैं, ये बोल रहे इंदौस, हिंदौस मीन्स
द वे दे स्पीक, उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा अलग था। तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब इन्होंने ये निकाला, एक ऐसा लैंड जो कि है ईस्ट ऑफ द रिवर, जिसको इंडिया बोल रहे हैं, तो इंडस नदी के ईस्टर्न साइड पे जो ज़मीन है उसको इंडिया बोला गया। तो ये जो वर्ड है भारत, ये कहाँ से आया? भारत जो है ना, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ये बहुत एंशियंट ट्राइब थी जो कि भारत में रहती थी, इंडिया में रहती थी, और ये भी नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। और इनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। जो ऋग्वेद है ना, ये हमारी संस्कृत भाषा की अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है, जो कि ओरल कॉम्पोजिशन थी पहले। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉम्पोजिशन, जो कि कंपोज की गई, मैंने रिटन नहीं बोला, क्योंकि ये लिखने का काम बहुत बाद में हुआ था। तो ये लगभग 3500 ईयर्स अगो है, यानी कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 बीसी के बाद हुई थी। और बाद में इसको कंट्री के नाम के लिए भारत को, इस शब्द को यूज किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये सिंधु नदी है, ठीक है, जिसको इंडस कहा जाता है, तो इसको इंदौस कहा गया। और यहाँ से ये लोग इस तरीके से आए और इस नदी के नाम से इन्होंने इसका नाम निकाला। तो संस्कृत का शब्द है ये सिंधु, ठीक है, सिंधु, और पर्शियंस ने बोला इसको इंदौस या हिंदौस, इससे ये वर्ड निकला हिंदू। हिंदू से जो है ये इंदौस, ग्रीक ने भी इंदौस बोलना शुरू किया, फिर ये इंडस लैटिन वर्ड निकला, और उसके बाद ये इससे इंडिया आया, और इंडिया रोमन्स ने दिया है, ठीक है। रोमन जो एम्पायर था ना, एक बहुत बड़ा एम्पायर था, इसका भारत के साथ बहुत व्यापार होता था, ये यूरोप में था। तो ये भारत के मसाले और जो ब्लैक पेपर होता था उसको ये लोग ब्लैक गोल्ड बोलते थे, तो वो खरीदते थे, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट में आए। तो ऐसे फॉरेनर्स ने जो नाम बोला, और सुनते 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 क्या हुआ, ये नाम इस तरीके का पड़ गया, ठीक है। इस तरीके से जो नाम है वो बदल जाता है, क्या होता है ना, एक ट्रेंड स्थापित हो जाता है, बोलने का एक तरीका स्थापित हो जाता है, और हम उस तरीके से बोलने लग जाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक्चुअली आप बोलते 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 वो चीज़ क्या होती है, उसके बोलने का तरीका बहुत बदल जाता है, और हो सकता है जो रियलिटी में जो चीज़ बोली जा रही है वो आप अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिएगा कि कई बार बोलते बोलते क्या होता है कि हम जो है चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आप समझ चुके हैं, आई होप क्लियर है यहाँ तक। कोई डाउट्स हो तो पूछते रहिएगा गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप समझ जाएंगे, ओके। जैसे कि आपके लिए मैं यहाँ पे बताऊँ कि एक कॉमन मिस्टेक होती है बोलने की, आपने सुना होगा, जैसे लोग टेबल बोलते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सही वर्ड है? ऐसे बोलते हैं ना, 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 4 1 ज़ा, इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या ये सही वर्ड है? इन रियलिटी ये सही वर्ड नहीं है, इन रियलिटी ये ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं। ये जा का मतलब क्या होता है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। इसी तरीके से आप समझ लो इंडिया का नाम कैसे निकल रहा है, ये एक्चुअली में आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये लोग ऐसे सोचते हैं 2 1 ज़ा 2 होता है, नहीं, दिस इज नॉट 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको जो है आपको समझना है, तो इसको बोलते हैं 2 1 इज 2, ठीक है, 2 2s आर 4, ऐसे बोलना होता है। 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, ऐसे बोलना होता है। तो बोलना कुछ और होता है, बोलते लोग कुछ और हैं, समझ रहे? इसका मतलब क्या है, वॉट अदर्स आर डूइंग, वॉट अदर्स आर सेइंग, हाउ अदर्स आर लिविंग, वॉट अदर्स आर डूइंग, या जिस चीज़ से दूसरे खुश होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम चीज़ आप भी करो, ठीक है। उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो सही बोल रहे हैं, और हम भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम जो गलत है वो गलत है, उसको हम अगर फॉलो करने लग जाएंगे तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, फिर हमें लगता है कि वो गलत ही सही है, राइट। ये चीज़ होती है, इस तरीके से इवॉल्व होते हैं, गॉट इट। सो अब जो है अगले चीज़ों को अगर हम चाहें तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट। तो भाई पास्ट के बारे में जानने के मैंने आपको सोर्सेज बताए, कई सारे वेज होते हैं जिसके द्वारा आप जो है पास्ट का पता लगा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। पहला, मान लीजिए कि आप जो है बुक्स पढ़ते हैं, अगर
जो बहुत पुराने समय पहले लिखी गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लोग करते थे किताबों से। तो ऐसी किताबें जो बहुत पहले लिखी गई हैं, हाथों से लिखी गई हैं, उसको ही मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये तो मैंने आज ही आपको शुरू में ही बता दिया था। तो ये क्या है, ये क्योंकि मेनू मेनू मतलब हाथ से लिखी गई है, मेनू का मतलब होता है हैंड, तो क्योंकि ये हैंड रिटन होती है तो ये एक लैटिन वर्ड है मेनू, जिसका मतलब होता है हाथ, इसीलिए इसको मेनूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पाम के पत्ते पर लिखवाई जाती थी, या जो बार्क होता है ना, बार्क मतलब छाल जो होती है, एक बर्च ट्री होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हिमालयन इलाकों में ग्रो होती है, इस पे भी लिखी जाती थी। ये जो बुक्स है इनमें हर प्रकार के सब्जेक्ट्स को डील किया जाता था, हर प्रकार की चीज़ें इसमें लिखी जाती थी, जैसे कि धार्मिक विश्वास लोगों के कैसे हैं, प्रैक्टिसेस लोगों के कैसे हैं, लोग रहते कैसे हैं, लोग खाते क्या हैं, लोगों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, लोगों के जीवन में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, किंग्स, मेडिसिन, साइंस, आप समझ रहे हो, हर प्रकार के जो हैं चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कि पता चलता है हमारे पुराने समय के बारे में। अच्छा, आप देखेंगे कि बाद में लोगों ने एपिक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, इन सब चीज़ों की भी रचना शुरू की। और ये सब चीज़ें जो भी लिखी जा रही है ना गाइस, इनका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? साहित्य जो लिखा जा रहा है, साहित्य लिखा जा रहा है, एपिक्स लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखा जा रहा है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये कैसे लिखी जा रही है? क्या सोच करके लोग लिख रहे होंगे? एनी आइडिया? सब इमेजिनेशन था, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, क्या लगता है कैसे लोग इसको जो है कर सकते हैं? इसको इस तरीके से हो सकता है कि लोग जो है ना, सब कुछ सोसाइटी में जो देखते हैं उसी को इमेजिन करके लिखते हैं। जो समाज होता है ना, समाज बहुत ज़रूरी है और उसमें होने वाली जो चीज़ें, तो हम इसलिए ऐसा कहते भी हैं कि साहित्य समाज का आईना है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि साहित्य समाज का आईना है? क्योंकि जो समाज में चल रहा होता है, लोग जो कर रहे होते हैं या जो कर सकते हैं, उन्हीं को लेकर के, उन्हीं को जोड़ करके, उसके थॉट प्रोसेस से साहित्य की रचना होती है। कोई भी चीज़ ऐसे ये नहीं कि हवा में लिख दी जाएगी। हाँ, हो सकता है कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, बट इमेजिनेशंस का भी जो बेस होता है, कहीं ना कुछ तो रियलिटी में आएगा। ठीक है, तो ये जो है एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, बहुत कुछ लिखे जाते थे और संस्कृत भाषा में भी लिखे जाते थे। संस्कृत भाषा में जब हम प्लेज की बात करते हैं तो कालिदास का नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़े लिटरेचर थे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। आप देख लो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया या नेपोलियन ऑफ इंडिया, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि हमारी हिस्ट्री लिखी है किसने? वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने। जैसे हेरोडोटस ने शुरुआत में लिखा, फिर और भी दूसरे हिस्टोरियंस ने लिखा। तो जो हिस्टीरियोग्राफी इंडिया की है ना, वो इंडियंस के द्वारा खुद से बहुत बाद में लिखी गई, क्योंकि हमारे यहाँ ना लिखने का कल्चर नहीं था, हमारे यहाँ बोलने का कल्चर था। हम बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं आज भी। आपने ऐसा क्यों बोला, या मैंने उसको ज़ुबान दे दी है, मैंने ऐसा कह दिया है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो बोलने को, ज़ुबान को हम बहुत तवज्जो देते हैं, हम बहुत उसको इम्पोर्टेंस देते हैं आज के भी समय में। तो हमारा लिखने के पीछे रिटन चीज़ों को इतना, डॉक्यूमेंटेशन में हम इतना बिलीव नहीं करते, जबकि यूरोपियंस ना डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत बिलीव करते थे। वो शुरुआत से ही हर चीज़ को लिख लिख करके रखते थे। इवन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो आर्काइव्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने लग गए, क्योंकि वो लिखित चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। वो अगर कुछ लिखा है, दस्तावेज है, ट्रीटी है, साइन हुआ है, तो ही वो उस चीज़ को मानेंगे। ठीक है, तो वो लिखने में बिलीव करते थे, इसलिए उनके हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते थे। हम तो खुद, आप देखते हो ना, लोग अपना खुद का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों का आधार कार्ड गुम हो जाता है, वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलता, कोई सर्टिफिकेट गुम हो गया, लोग फिर बनवाते रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर दोबारा बनवाने जाते रहते हैं। कितना मतलब इस चीज़ को लेकर के हम केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा क्या है ना, हम थोड़े से ओरल वाले ट्रेडिशन है, हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से था पहले भी। बहुत सारे फिर प्राकृत भाषा, प्राकृत जो है एक ऐसी भाषा थी जो ना, आप मान के चलो, आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी।
तो इसमें भी बहुत कुछ लिखा गया, तमिल में भी बहुत कुछ लिखा गया। तो ये वो भाषाएं जो कि धीरे धीरे हमारे समय में डेवलप होने लग गई। तो हम जो है, ये एक तो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ। दूसरा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो है थोड़ी सी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, स्टोन या मेटल पे। जैसे मान लो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजा ने कोई ऑर्डर दिया, तो वो जो है जब इंस्क्राइब किया जाएगा तो लोग उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। और भी कई सारे प्रकार के इंस्क्रिप्शंस होते थे जो राजा रानी अपने बारे में, अपने बैटल के बारे में, अपनी कोई विक्ट्री के बारे में लिखवाना चाहते थे। तो इसमें सभी लोग जो हैं उसको रिकॉर्ड करके रख सकते थे। मान ली किसी ने कभी ज़मीन कोई किसी को दान दे दी, ज़मीन बेची, ज़मीन खरीदी, तो उसके भी बहुत सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें साउथ इंडिया में मिले हैं। जो राजा होते थे वो विक्ट्री जो करते थे ना, बैटल में कोई जीत हुई तो उसके भी रिकॉर्ड रखते थे। और भी दूसरे चीज़ें होती थी जो कि इसके लिए लिखी जाती थी, पास्ट में यूज़ करती थे। जैसे कि मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स मिली है, वस्तुएं मिली हैं, उसको पढ़ते हैं। तो वो देखते हैं कि भाई बिल्डिंग कौन से स्टोन से बनी है, ब्रिक्स कच्ची ईंटें हैं या पक्की ईंटें हैं, पेंटिंग्स में कितना फिनिशिंग कितनी अच्छी है, कलर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए हैं या केमिकल बेस्ड कलर्स यूज़ किए गए हैं, स्कल्पचर्स में कौन सा पर्टिकुलर स्टोन ज़्यादा यूज़ किया गया है। जब हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उसकी खुदाई में चीज़ें हमें मिलती है, तो एक्सकावेट करने से, जब आप खुदाई करके चीज़ों को अंदर से निकालते चले जाते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि क्या क्या है आपके सामने। जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पत्थरों से भी बनाए जाते थे, कई बार बोन से, हड्डियों से बनाए जाते थे, कई बार जो बेक्ड क्ले है उससे भी बनाए जाते थे। अच्छा, बेक्ड क्ले को के लिए एक टर्म यूज़ होता है। डू यू नो व्हाट इज़ द टर्म वी यूज्ड फॉर बेक्ड क्ले? ठीक है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसको अगर आप बेक कर दोगे, पका दोगे, तो उसको एक टर्म है, उसके लिए एक वर्ड है जो बोला जाता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, हिंट देती हूँ। टी से स्टार्ट होता है वो वर्ड। चलो अब बताओ। अब तो हिंट दे दिया मैंने, बहुत ईजी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो पत्थर से, बोन से, बेक्ड क्ले से और मेटल से बनाए जाते थे। सो हु कैन गिव मी द राइट आंसर? यस, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा इज द राइट आंसर। ठीक है, टेराकोटा। अच्छा गाइज, मैंने अभी कंफर्म किया, मेरी जो क्लास है कल ना, हम लोग जैसे अभी 10 to 12 मिले हैं, ऐसे कल ये सेम टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो हम जो है इसीलिए क्या करेंगे, कल 11 o'clock करेंगे। ठीक है, 11 to 1 o'clock। ठीक है, कल 11 से 1 बजे के बीच में, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जब तक कि बुक पूरी नहीं हो जाती उसको। सो द राइट आंसर इज गिवन बाय पेसिफाई द अनीज, ऐसा करके कुछ नाम है। हाँ, टेराकोटा। श्वेता ने भी सही आंसर दिया, ग्रेट। नहीं, क्राफ्टिंग नहीं कहते हैं, रॉन्ग आंसर प्रतीक, रॉन्ग आंसर। मुन्ना कुमार ने भी सही आंसर दिया है, ग्रेट। हाँ, टेराकोटा, टेराकोटा स्पेलिंग लेकिन किसी ने सही नहीं लिखी है। स्पेलिंग का ध्यान दीजिए गाइज, आप क्या लिखते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों के भी मार्क्स कटते हैं, स्पेलिंग सबको सही से लिखनी चाहिए। ठीक है, टेराकोटा, डबल टी ए आएगा लास्ट में, आप लोगों ने डबल टी नहीं लिखा है। ठीक है, टेराकोटा। अच्छा, सिंपल जो मिट्टी के बर्तन होते हैं और टेराकोटा का जो बर्तन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? टेराकोटा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिले थे पता है? ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मिले। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें एक फिनिशिंग अच्छी होती है, ग्लेज्ड होते हैं, सिरामिक्स वगैरह इसमें यूज़ होते थे, इसीलिए। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हार्ड और कई बार बहुत अच्छे अच्छे सब्सटेंस जो होते हैं ना, जो कि काफ़ी इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस। इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस में क्या क्या आएगा बताइए? इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से बने होते थे, वो लंबे चलते थे। इम्पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, जो जल्दी ख़त्म ना हो, जैसे कि स्टोन्स हो गए, मार्बल्स हो गए, ठीक है, मेटल्स हो गए, ऐसी चीज़ें। ओके, इसको हम इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। गॉट इट? ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये सब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स किस तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, जो छाल होती है पेड़ की उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्डर सरफेस पे लिखा गया है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब जो चीज़ें होती है ना गाइज, इसी से हमें हमारे इतिहास का पता चलता है। पर अगर आपके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं होंगे तो आपके पास क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, तो उसके बेसिस पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद ऐसा होता होगा, शायद ये लोग करते होंगे, ठीक है, इस तरीके से होता होगा, ये सारी बातें। ओके गाइज, अभी हमारा 500 लाइक्स का टारगेट था, अभी तक उसका सिर्फ 100 लाइक्स अचीव हुआ है। प्लीज़ उसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि आज इस क्लास को ख़त्म करने से पहले हमें 500 लाइक्स अचीव करने हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिनको डाउट रहता है AD BC CE और BCE में? कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं? BC AD CE BCE डाउटफुल रहता है इसमें। इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। एक चीज़ को समझ लोगे, कभी डाउट नहीं होगा। याद होगा आपको, स्कूल टाइम में हमें कैसे नंबर सिस्टम की लाइन बनाते थे, नंबर लाइन, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दिखाते थे। 0 से स्टार्ट करते थे, इधर होता था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे होता था। आप जितना इस तरफ जाते थे उतना ही ज़्यादा बैकवर्ड हो जाता था, उतना ही ज़्यादा आप जो है पीछे चले जाते थे। और जितना 0 से आप राइट साइड में बढ़ते थे उतना ही ज़्यादा आप एडवांस होते थे, उतना ही आप आगे बढ़ते थे, उतना ही नया समय शुरू होता था, नई चीज़ शुरू होती थी। तो अगर ऐड हो रहा है समय, आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं AD। और अगर आप एंशियंट टाइम की बात करो, अगर हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो वो होता है BC। ठीक है, ये होता है। अब देखो, ये 0 क्या है? 0 है वो समय जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जीसस क्राइस्ट के जन्म से जोड़ करके देखा जाता है। 0 को वो समय माना जाता है जहाँ जीसस का जन्म हुआ, तो जीसस के जन्म के बाद से एडवांस, ठीक है, समय शुरू होता है, मॉडर्न टाइम, जिसको हम AD में लिखते हैं। जैसे कि अभी 2021 चलता है, तो हम इसको 2021 AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, BC नहीं लिख सकते। BC लिखोगे मतलब आप फिर एंशियंट में चले गए, हड़प्पा पहुंच गए, तो वो BC मतलब पुराना हो जाता है। ओके, सो BC बहुत पुराना हो जाता है, सो BC इज ओल्डर। तो जितने बड़े नंबर के आगे BC लगेगा मतलब वो उतना ही पुराना नंबर है, उतना ही बहुत बैकवर्ड नंबर है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, अगर बताइए 500 BC और 100 BC में से ज़्यादा पुराना कौन सा है? विच वन इज ओल्डर? पहले कौन सा आया होगा और फिर बाद में कौन सा आएगा? बताओ, पहले कौन सा आएगा, पुराना कौन सा है? Who can give me the right answer? Yes. हाँ, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट होता है, बिल्कुल सही कहा अनु, राइट आंसर। हाँ, तो पहले आएगा 500 BC पहले आएगा। सबसे पहले फैजल खान ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही फैजल, राइट आंसर। क्योंकि 500 BC जो है ये ज़्यादा पुराना है, ठीक है, लेकिन 100 BC नया है, दिस वन इज ओल्डर। तो जितना भी बड़े नंबर के आगे BC लगेगा मतलब उतना ही पुराना नंबर है। ओके, ये होता है, समझ गए? अच्छा, BC को आप BCE भी लिख सकते हो, ठीक है, BC को आप BCE भी लिख सकते हो, राइट? BC को आप क्या लिख सकते हो? BCE, एक ही बात है, आप BC लिखो चाहे BCE लिखो, चलेगा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, इसको बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं या बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, आपके मन में सवाल आना चाहिए, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जो है BC था और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD आया, तो पर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट क्यों? यहाँ पे हनुमान जी क्यों नहीं है? कृष्णा जी क्यों नहीं है? या बुद्धा क्यों नहीं है? वाई जीसस? वाई नॉट मोहम्मद? वाई नॉट बुद्धा? वाई नॉट हनुमान? वाई नॉट शिव जी? वाई नॉट साईं बाबा? क्या रीजन हो सकता है भाई, जीसस क्राइस्ट को क्यों लेके आए हैं?
क्या लगता है? कुछ रीजन होगा ना। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, वाई जीसस क्राइस्ट? जीसस क्राइस्ट के नाम पे पूरा एडीबीसी सब पूरा हिस्ट्री बना दिया, ऐसा क्यों? वाई नॉट एनी अदर गॉड? वाई जीसस क्राइस्ट? वाई क्रिश्चियनिटी? देखो, इसको हम लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई क्राइस्ट, क्रिश्चियन, जीसस क्राइस्ट, वाई, द रीजन. हु कैन गिव मी द राइट आंसर? सोचो सोचो, बताओ. कभी सोचा है बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट क्यों बोलते हैं? बिफोर हनुमान जी, आफ्टर हनुमान जी भी तो बोल सकते हैं. बिफोर राम जी हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्यों नहीं? बताओ भाई, कोई सही आंसर बताओ. आई डोंट सी एनी राइट आंसर. देखो, रीज़न इज हमारी हिस्ट्री जो है, इतिहास लिखने की शुरुआत जो है, एक होता है कि हम इतिहास लिखेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि ऐतिहासिक रूप से वो रिकॉर्ड हो जाए. तो भारत के लोगों ने ना वही काम किए, कर्म ऐसे किए जिस पे इतिहास लिखा जा सके. पर लिटरली कलम लेकर के लिखने का काम जो है ना, वो क्रिश्चियनों ने किया है. समझे? वो यूरोपियंस ने किया है, ग्रीक्स ने किया है. मैंने बताया ना, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, वो कहाँ से आए? ग्रीक से आए थे. क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे. तो क्राइस्ट का नाम लेंगे ना, हनुमान जी का नाम क्यों लेंगे? जो राइटर जिस धर्म को फॉलो करेगा और जिस समय काल को फॉलो करेगा, वो वैसे ही एग्जाम्पल देगा, वैसे ही चीजें लिखेगा, वैसे ही चीजों को यूज करेगा. समझे? ये रीजन है कि हम क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं. तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम हुई कि वाई हम क्राइस्ट का बोले, क्योंकि रिलीजियसली लोग थोड़े से कट्टर होते हैं, इंटॉलरेंट भी होते हैं. तो लोगों ने बोला नहीं, हम क्राइस्ट यूज नहीं करेंगे. तो बिफोर क्राइस्ट की जगह पे हम क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन एरा. तो बिफोर कॉमन एरा बोलेंगे, तो उसी से बन गया बीसीई. तो बिफोर क्राइस्ट बोलो या बिफोर कॉमन एरा बोलो, एक ही बात है. तो कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा. ओके, एडी को क्या बोल रहे हैं? आफ्टर कॉमन एरा. गॉट इट? ये होता है. तो हम लोग क्या थे? हम लोगों ने काम ऐसे किए कि इतिहास बन जाए, इतिहास हो जाए, इतिहास लिखा जाए. तो इतिहास लिखने लायक काम किए, पर लिखा नहीं कभी उसको. लिखने का काम किया यूरोपियंस ने, लिखने का काम किया क्रिश्चियन राइटर्स ने, क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट. ओके, कपिल ने सही आंसर दिया है. और दूसरी बात यहाँ पे अनु ने बताया कि बिकॉज इंडियंस के जो भगवान है वो इमॉर्टल हैं. ठीक है, कई हद तक, कुछ कुछ हद तक चीज़ें सही है. तो आप समझिए, ठीक है, लॉजिक समझना है हर चीज़ के पीछे. गॉट इट? चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर. अब बात करेंगे कि क्या है ये बीसी, एडी, बीसी. तो अब आप समझ गए. अच्छा, एडी में बताओ, चलो ये बताओ, 200 एडी और 400 एडी में से पुराना कौन सा है? विच वन इज ओल्डर? कौन सा ज्यादा पुराना होगा? जो सामान 200 एडी में मिला है वो ज्यादा पुराना होगा, या जो सामान 400 एडी में मिला है वो ज्यादा पुराना होगा? बताइए, कौन सा वाला सामान ज्यादा पुराना होगा? कौन सा समय काल का सामान जो है ज्यादा पुराना होगा? 200 एडी वाला या 400 एडी वाला? कौन सा वाला ज्यादा पुराना होगा? क्या लगता है गाइस? Who can give me the right answer? Hmm. Right. I can see 200 एडी, बिल्कुल सही. और सबसे पहले
सही आंसर दिया है कपिल कुश पंडित ने। ग्रेट कपिल, राइट आंसर। और प्रमोद, आप गलत आंसर दे रहे हो। 400 एडी नया होगा ना, जितने बड़े नंबर के आगे एडी लगा है वो उतना एडवांस, उतना ही नया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे अब हम लोग। राइट, सो कई बार क्या होता है कि आप ये देखेंगे, मैं ये सब रब कर देती हूँ, अब आप समझ तो गए ही हैं बीसी और एडी का क्या मतलब बनता है। तो ये लोग जीसस क्राइस्ट के जन्म को ना 0 पॉइंट मानते हैं, जहाँ से नया समय शुरू हुआ, तो वहाँ से 0 कैलकुलेट करते हैं और एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को वहीं से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए सो नाउ बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो जो जीसस क्राइस्ट थे वो फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, और जो भी ऐसी डेट्स हैं जो कि उनके जन्म से पहले की हैं उनको हम बैकवर्ड माना जाता है, यानी कि उनके लिए हम बीसी वर्ड यूज़ करते हैं। तो बीसी या बीसीई एक ही बात है। और एडी जो है वो 2 लैटिन वर्ड से मिला के बना है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मीन्स क्राइस्ट, जब क्राइस्ट आ चुके हैं। सो 2021 में अगर आप देखें तो अभी का ये जो समय है इसको हम 2021 को एडी 2021 भी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी डेट के अगर आगे मान लो ना एडी लिखा है ना बीसी लिखा है, तो आप क्या समझोगे? मान लो कोई डेट लिखी हुई है और ना उसके आगे एडी लिखा है ना बीसी, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? फिर वो एडी वाली डेट होगी या बीसी वाली? अगर आपको याद हो, देखो इंटीजर्स में याद करो, जब कोई पॉजिटिव इंटीजर होता था, जब कोई नया एडवांस इंटीजर होता था, तो जब एडिशन वाला पॉइंट होता था तो हम वहाँ पे कई बार प्लस नहीं भी लिखते थे। ठीक है, नेगेटिव होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव होगा तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, पर पॉजिटिव होगा तो आप नहीं भी प्लस लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एडी अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है एडी। तो समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एडी एंड बीसी इंस्टीड ऑफ बीसी। तो जो लेटर है सीई वो होता है कॉमन एरा के लिए, एंड बीसी जो है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए। तो हम ये जो टर्म्स हैं वो यूज करते हैं। क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इंडिया में हम जो है इसको डेटिंग को यूज कर रहे थे 200 ईयर्स अगो से। और समटाइम्स लेटर बीपी भी यूज होता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि बीसी, बीसी, बीपी, ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आज की गाइस हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही।